अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो इश्यूज़ पर बात करूंगा और वो दोनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से जो फ़ैसला आया है उसके मुतल्लिक़ हैं। बेसिकली फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन यह है कि जो फ़ैसला आज से 44 साल पहले आया था, उस टाइम फ़ैसला करने वाले मुनसिफ कौन लोग थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनके बैक ऑफ माइंड पे क्या चल रहा था, या उस टाइम की पॉलिटिक्स क्या थी, पॉलिटिक्स और जुडिशरी में आपस में क्या कन्फ्रंटेशन थी बैकग्राउंड में। और दूसरी बात, आपको एक आपने सुना होगा कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक जो कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, जिनकी ज़ेर क़यादत एक 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था। उनके बारे में ये एक बात आती है कि जब उनका जनाजा हुआ था तो उधर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था और सब लोग भाग गए थे। वो क्या हुआ था, उसमें कितनी हकीकत है, एक ऐनी शाहिद से मैंने बात की है, तो वो आपके गोश गुजार करूँगा। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और टल्ली ऑन करें। टल्ली ऑन करने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और जो है ना, लाइक आप करते रहते हैं, वो जी भर के किया करें। तो मैं वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आपके नॉलेज में है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज से 44 साल पहले किए गए फैसले पर कहा है कि उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एक फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को आज क्यों ख्याल आ गया, उसकी वजह यह है कि आज से 13 साल पहले आसफ अली जरदारी ने बहसीत सदर एक रेफरेंस फ़ाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की थी कि वो इस केस को, फैसले को रिविज़िट करे कि क्या उसमें फ्री ट्रायल का राइट दिया गया था। कुछ 4-5 सवाल थे। उनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने अभी, जब जस्टिस काजी फायजी साहब आए तो तब ये केस सुना, और अब जब के जरदारी साहब दोबारा सदर बनने वाले हैं तो केस का फ़ैसला हुआ है। तो मैं वापस जाता हूँ उस टाइम पर कि जब ये चीज़ें चल रही थी। तो जो दो बड़े नाम थे, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और एक चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मौलवी मुश्ताक। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन थे? जस्टिस अनवारुल हक। इत्तेफाक की बात है कि दोनों जुडिशरी में एक टाइम पर आए 1959 में। जो मौलवी मुश्ताक हैं वो उस टाइम एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। उस टाइम एडिशनल जो एक वकला के कोटे से भी लोग आते थे। उस टाइम जो लोअर जुडिशरी से भी लोग जो हैं आगे एलिवेट होते थे, और उस टाइम जो सिविल सर्विस थी उधर से भी लोग आगे आते थे। तो जो मौलवी मुश्ताक हैं और एक और जस्टिस सरदार इकबाल, ये दोनों वकील थे। और मौलवी मुश्ताक उस टाइम एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जब इनको जज लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। उस टाइम मेरे ख्याल वेस्ट पाकिस्तान की इसको कोर्ट कहा जाता था, वेस्ट पाकिस्तान की हाई कोर्ट। और जो शेख अनवारुल हक हैं, जो कि भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़ैसले के टाइम पर चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस ICS उसको कहते थे, जो पाकिस्तान में आके अब CSS जिसको कहते हैं, तो वो उधर से आए थे। बाकी जो है वो जो मौलवी साहब हैं उनके साथ हार्ड लक ये होगी कि इनको ज़रा कंफर्म बाद में किया गया। ये जो दूसरे दोस्त हैं ये तरक्की करते करते उनसे आगे निकल गए। शेख अनवारुल हक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और जो सरदार इकबाल हैं वो बाद में मौलवी साहब से पहले वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी बने। अब यह है कि मौलवी साहब जो हैं और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, इनका आपस में क्या तल्लुक़ शुरू से ख़राब था? कोई इतना ख़राब नहीं था। जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई और जब अयूब खान के ख़िलाफ़ एजिटेशन मुजाहरे वगैरह शुरू हुए, तो उस टाइम भुट्टो साहब जो हैं वो भी कर रहे थे। तो इनको जेल में भेज दिया गया और इनको कैद तन्हाई में रखा गया। और उनको जो ज़मानत देने वाले जज थे उसका नाम था मौलवी मुश्ताक अहमद। तो लिहाजा इसका एक तो ये तय होता है कि ये कोई पहले मामला नहीं थे, बाद में आके कोई मामला जो हैं वो बढ़े। अब यह है कि भुट्टो साहब भी, आपको पता है ना, कि वो भी ज़रा कम खिंच के रखते सन। बाकी कोई आइन में अमेंडमेंट्स भी की, कभी जजां की कोई जो है उम्र, चीफ जस्टिस कितनी देर रह सकता है, कोई एक बंदा अगर टारगेट है तो वो उसकी नज़र हो गया। कभी उनकी उम्र बढ़ाई कि 5 साल कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह के मामला चल रहे थे। यानी कि उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जस्टिस सरदार इकबाल जो इन्हीं के साथ आए थे, मौलवी मुश्ताक के साथ, और इनसे पहले वो चीफ जस्टिस बन गए। तो फिर उनको रिवर्स गियर इस तरह से लगा कि आइन में अमेंडमेंट की गई, गालिबन चौथी तरमीम जो की गई आइन में, उसमें वो ये था कि कोई भी जज जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो 3 साल से ज़्यादा अरसा वो चीफ जस्टिस नहीं रह सकता। अगर उसने
अदालत में रहना है तो वो हाई कोर्ट के जज के तौर पे, यानी कि जज के तौर पे रह रहे। ये जो है इसका अमेंडमेंट का एक टारगेट जो है वो सरदार इकबाल थे ना, क्या कि हूँ मैं जज तो नहीं रह सकता तो मैं फिर छुट्टी कर देना, मैं चला जाना। अच्छा, उसके बाद जिनको बनाया गया उनका नाम था असलम हुसैन, असलम हुसैन, असलम रियाज हुसैन, सॉरी, असलम रियाज हुसैन। ये 8वें नंबर से इनको उठा के तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। और उस जब सीनियरिटी बाईपास हुई तो उसमें मौलवी मुश्ताक जैसे लोग जो हैं ये भी मुतासरीन में आ गए। उनको पहले अपने साथ आने वालों पर एक शिकवा था कि ये मेरे से आगे निकल के हम सारे एक टाइम पर गए हैं। अब दूसरा जो है वो भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जब एक नीचे से बंदा उठाया, असलम रियाज हुसैन जो हैं, ये आपको पता है कि एक लीगी लीडर थी सलमा तसद्दुक़ हुसैन, उनके बेटे हैं। और बाय द वे उनकी जो एक बेटी हैं वो हमारे जो एक इरफान कादर साहब हैं उनकी बेगम भी हैं, इनकी जो बेटी हैं। तो खैर ये है कि इनकी जो मौलवी मुश्ताक साहब हैं इनकी बारी उस टाइम आई जब जनरल ज़िया आए और उन्होंने फिर जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के लगाए हुए जज हैं उनको साइड लाइन पर किया, तो इनकी बारी आ गई। ये इस तरह से बेनिफिशरी हो गए। अब यह है कि इनके साथ जो और लोग शामिल थे इस बेंच में, वो थे एक जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, एक थे जस्टिस आफ्ताब हुसैन, एक थे जस्टिस गुलबाज, एक और जस्टिस कुरैशी थे। अब थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में पता किया कि ये कौन लोग हैं। यार ये है कि ज़कीउद्दीन पाल साहब के बारे में मुझे और तो भी ना पता चला, मेरे दिन में ये था कि आजकल हमारे एक प्राइवेटाइजेशन के सेक्रेटरी हैं जवाद पाल साहब। जवाद पाल साहब जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन में आने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में एज आ रजिस्ट्रार भी काम कर चुके हैं। बेसिकली उनका तल्लक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं उससे है। तो जो आई थाट कि शायद पाल साहब जो हैं वो ज़कीउद्दीन पाल के बेटे हों। तो मैं किसी एक ब्यूरोक्रेट से पूछ रहा था, उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा जी कि बेसिकली जो जवाद पाल के वालिद हैं वो भी जज थे, लेकिन वो थे जो सेशन जज, और सेशन जज से वो एलिवेट होके तो आगे वो हाई कोर्ट के जज बने। तो जब वो हाई कोर्ट के जज बने तो चूँकि ये जो बेंच था जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को एक फांसी की सज़ा दी थी, सज़ाए मौत सुनाई थी, तो ये भी सारा इश्तिहारी हुआ था। तो जो उस टाइम कोई चीफ़ जस्टिस से एक कादरी साहब थे, चीफ़ जस्टिस शमीम कादरी साहब, तो उन्होंने कोई साथियों से पूछा कि ये ज़रा पता करो कि खालिद पाल, उन्होंने एलिवेट करना था ना उनको, तो उन्होंने क्या पता करो खालिद पाल जो है इन्हें क्या है कि ज़कीउद्दीन का रिश्तेदार तो नहीं। तो किसी ने उनको पूछा कि भाई आप उनके रिश्तेदार तो नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो है ना खालिद पाल और मेरा इतना ही आपस में रिश्ता है जितना हम दोनों का पॉप जॉन पाल के साथ है, कि जो इनके इनके ईसाइयों के जो एक रूहानी पेशवा समझे जाते हैं, तो यानी कि वो भी पॉल हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना मेरा उनके साथ तल्लक है ना, इतना ही मेरा इनके साथ तल्लक है। बेसिकली मेरा उनका मतलब था कि मेरा कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे जज थे जस्टिस आफ्ताब हुसैन, उनको बाद में जब वे फैसले के बाद उनको फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। एक जो जस्टिस गुलबाज थे, जस्टिस गुलबाज जो हैं उनको जब इस बेंच का हिस्सा बनाया गया तो वो वैसे ही एज आ एडहाक जज के तौर पे काम कर रहे थे। उन्होंने लालच सी कि चलो मैं पक्का हो जाऊंगा। तो उनको बाद में ज़रा कोशिश की गई कि उनको बाकियों से पहले ज़रा कंफर्म किया जाए, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेसी में या जो दरमियान में जो फ़ाइल जिधर से मूव होती है उनमें भी रिजेंटमेंट थी कि ना जो है ना जुल्फ़कार अली भुट्टो ना चंगी नहीं की थी। तो वो जो है ना यानी कि उनको ज़रा खैर वो लेट ही हो गए, तो उनके साथ को मामला जो हैं वो इस तरह से आगे ना बढ़ पाए, यानी कि उनको कंफर्मेशन जो है ज़रा उनकी लेट हुई। अच्छा, दूसरा जो है हम आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो शेख अनवारुल हक हैं, शेख अनवारुल हक जो हैं वो उस बेंच के सरबराह थे। और इनके साथ शेख साहब जो है ना, इनका कोई किसी टाइम पे जो सिविल और मिलिट्री जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेंशन कमेटीज़ थी उनको भी डील कर रहे थे। इस लिहाज से कोई एक जर्नैल हजरात जो हैं उनके साथ उनके मुरासम बढ़ गए होंगे। और बाकी वैसे ये है कि जो भुट्टो साहब ने को आके कोई 2-3 दफ़ा इनमें तरमीम की, तो इससे जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में लोग मुतासरीन में भी आए। मसलन ये है कि एक और जो उन्होंने कोई एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट, जो पहले आपको चौथी में तरमीम बताया, उसके बाद एक की गालबन ये 5वीं तरमीम थी या 6ठी थी। उसमें ये था कि जो कोई एक और जाई थे उन्होंने उनकी कोई सर्विस जो है वो 5 साल बढ़ गई, यानी कि उन्होंने को 1980 में फ़ारग होना था। तो उस चक्कर में जो शेख साहब हैं ये भी लेट हो रहे थे। अब जब ज़ियाउल हक आए थे उन्होंने जो उनके लगाए हुए जज हैं उनको हटाया, और उस चक्कर में ये इनको भी एक पोजीशन मिल गई, और शेख अनवारुल हक को भी। अब यह है कि जो शेख अनवारुल हक हैं ये, इनके साथ और कौन जजेस थे। एक तो आपको जस्टिस नसीम हसन शाह का आइडिया है कि जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ससुर हैं,
ये उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने बाद में इफ्तिखार अहमद साहब के साथ जियो में एक इंटरव्यू में इकरार भी किया था कि हमने फ़ौजी दबाव में आके उनके केस की जो सज़ाए मौत है उसको बरकरार रखा था। इसके अलावा उसमें कौन थे, एक जस्टिस मोहम्मद अकरम थे। जस्टिस मोहम्मद अकरम कौन थे? आपने जस्टिस क़य्यूम का नाम सुना होगा, जस्टिस क़य्यूम के वालिद थे। और इसके अलावा भी और भी लोग थे जिनमें से एक जस्टिस करम इलाही चौहान, हाँ करम इलाही चौहान। करम इलाही चौहान जो हैं ये चौधरी ज़हूर लाई के समधी थे, यानी कि जो चौधरी शुजात की बहन है उनकी करम इलाही चौहान साहब जो हैं इनके बेटे के साथ शादी हुई। और इत्तफ़ाक ऐसा कि जिस दिन शादी हुई यानी कि वो बारात बाहर खड़ी थी और ये वाशरूम में गए, जो करम इलाही चौहान साहब हैं ये उनकी उधर ही की वाशरूम में डेथ हो गई, तो ये उस शादी में शिरकत ना कर सके। अब इसके अलावा जस्टिस नसीम हसन शाह का मैंने आपको पहले बता दिया। जो ये वो लोग थे कि जिन्होंने सज़ाए मौत को बरकरार रखा। अब जो तीन जो जजेस थे जिन्होंने उस सज़ा के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट दिया था कि ये सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनमें जस्टिस सफदर हसन शाह थे, जस्टिस मोहम्मद हलीम थे और जस्टिस दुराब पटेल थे। जो जस्टिस हलीम है ये तो बाद में चीफ़ जस्टिस भी बने। जस्टिस सफदर हसन शाह कौन थे? सफदर हसन शाह जो हैं वो हमारे जो अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला उनके सुसर हैं। और उनको सज़ा जो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया, उसके बाद उनकी भी कोई इंक्वायरी शुरू हो गई, उन पर कोई केस बन गया कि उनकी जो FA की डिग्री है, इसी डिग्री तो खैर BA से शुरू होती है लेकिन आप सर्टिफिकेट कह लें या जो भी सनद है, उन्होंने कहा कि वो जैली है। उस पर उनकी काफ़ी एक जो है ना एक विक्टिमाइजेशन या टारगेटिंग हुई, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान के रास्ते बाहर चले गए। तो ये वो जजेस थे। और जो उस टाइम का माहौल था 70 की दहाई का, वो भी बड़ा पोलराइज इन्वायरमेंट था। तो कई लोग जो हैं वो अपने अपने जिनके मसले मसाइल चल रहे थे, कोई एक तो ये जनरल ज़िया का भी मसला होगा ना, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कोई कन्विक्शन या उन्हें अपनी भी एक अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि किसी की सर्विस लेट हो गई, कोई चीफ जस्टिस बनने से लेट हुआ। बाकी जो है इनका जो जस्टिस ये मौलवी मुश्ताक हैं, हमारे लिए तो वो विलन होते हैं क्योंकि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी। लेकिन अगर आप इनका लीगल फ्रेटर्निटी या जजेस में पूछें तो वो कई उनकी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, वहाँ देने जी कि इस केस के अलावा बंदा बड़ा ठीक थी। इस तरह कई लोग जो हैं वो साकब नसार साहब जो है उनके बारे में कहते हैं ये चीफ जस्टिस तो पहला जड़ा ना इन्हीं फैसले बहुत अच्छे करते सन। तो जो इनके बारे में जो मौलवी मुश्ताक थे बेसिकली लाहौर में ये बात थे। और इनके बारे में एक चीज़ जो बड़ी मशहूर हुई वो ये थी कि मौलवी मुश्ताक जो है उनका जब जनाजा हुआ तो उधर शहर की मक्खियों ने हमला कर दिया और लोग जो हैं वो भाग गए। मैंने हालांकि अखबार में भी कोई पुराना कई लोग क्लिप भी शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। मैंने कोई 2-3 लोगों से पता किया। आज मैंने अपने एक कोई जो है ना बड़े भाईनुमा वकील दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा अगर कि जो उस जनाजे में शरीक था, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब जनाब वो मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी इस शर्त पर बात की कि आपने मेरा नाम नहीं लेना। अब मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट के कोई साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं, तो वो उस जनाजे में शरीक थे। और बल्कि ये है कि वो उस जो है ना वो मक्खियों के काटने से बड़े ज़ख्मी, बल्कि जो भी आप कह सकते हैं वो हुए, और वो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इत्तफाक हॉस्पिटल में। तो उन्होंने उनके बकौल ये लाहौर में जो फ़िरोज़पुर रोड है और एक तरफ मॉडल टाउन है, तो उधर उसके साथ साथ एक पार्क है, बड़ा पार्क है, तो उधर जनाजा था। बेसिकली लोग काफ़ी थे, यानी कि मेरे ख्याल कि कोई 1000 के करीब लोग उस जनाजे में शायद शरीक होंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका पार्क में जनाजा करते हैं। अच्छा, पार्क में जो है उधर जो ये शहद की मक्खियों ने काफ़ी उधर छतें लगाए हुए हैं, और मैं तो उधर नहीं गया, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अभी भी वो छतें मौजूद हैं। तो क्या वो किस तरीके से वो भड़कीं, वो हरकत में आईं, मुश्तल हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कई लोग कहते हैं जी कि किसी ने उधर जाके कोई सिगरेट फेंका, कोई कहता है जी कि उधर किसी ने को फायर किया, कोई कहता है जी उधर किसी ने जूता मारा। अब यह है कि आप जो है वो बिड़ों के छत्ते में कोई इस तरह के पंगेबाजी करें तो होता क्या है, गो के लोगों की एक राय या उसकी इंटरप्रटेशन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है जी कि उसकी, यानी कि उसके जनाजे पर ये सब कुछ इसलिए हुआ है चूँकि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, ये वजह। मुझे नहीं आइडिया, मे भी हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं एक फ़ैक्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैं, यानी कि आई वॉज़ क्यूरियस
कि ये कैसे हुआ, तो उनको भी एग्जैक्ट नहीं आइडिया था कि वो जो है ना मक्खियाँ वो हरकत में कैसे आई हैं, मुख्तलिफ राहें हैं। लेकिन ये है कि फिर जो है उसको रोकने में भी एक उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे कोई एक सैयद अब्दुल एस ए सलाम, वो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने उधर कोई मेरा धूनी शुनी तुहाई और धीरे धीरे जो है ना वो कोई मक्खियाँ इधर उधर भागी और फिर बाद में कोई छोटा मोटा जनाजा हुआ। लेकिन उस टाइम तक काफ़ी लोग जो हैं वो भाग गए थे और कोई 2-3 ऐसे लोग थे कि जो मक्खियों के काटने की वजह से वो फौत हो गए। कोई उनमें कोई 1-2 जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन भी शामिल थे। और बाकी बकौल इन मुतासरीन के जो है नी शाहिद थे, जो कि ख़ुद उसका टारगेट भी बने। वो कहते हैं कि मैं हमारा हॉस्पिटल में जब डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो कह रहे थे कि मक्खियों के काटने का हमने पढ़ा ज़रूर था लेकिन कभी हमारे पास कोई इस तरह के पेशेंट नहीं आए, लिहाजा जब ये वाली एमरजेंसी क्रिएट हुई है तो उसके बाद हमने वो पुरानी किताबें उठा के दोबारा पढ़ के तो इन मरीज़ों का इलाज किया। तो उनका ये वाक़या दुरुस्त था और ऐसा हुआ। मैं उनसे मैंने कोई 1-2 और मौलवियों का नाम सुना हुआ है जो वकला के हवाले से हैं, तो मैं पूछ रहा था कि जो मौलवी मुश्ताक हैं उनकी कोई औलाद है जो आगे कोई इस शोबे में हो, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी जो है वो उनके कोई अपनी औलाद थी नहीं। कोई उन्होंने अपने को भतीजे भतीजियाँ इस तरह अपने पास रखे हुए थे और उनको उन्होंने पाला पोसा, उनकी परवरिश की, लेकिन उनमें से कोई भी आगे कोई वकालत के शोबे में नहीं आया। तो नाज़रीन, आज का चूँकि ये वाला मामला था और इसके हवाले से बल्कि मैं इत्तेफाक से ही नहीं कि मुझे ये भी पता चला कि उस टाइम जो हमें तो यही पता चलता है ना कि हाई कोर्ट ने ये केस टेकअप कर लिया। ये इतना आसानी से ये भी नहीं चला कि पहले ये भी हुआ कि जो इस केस में उनको एक दफ़ा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो हैं उनकी ज़मानत भी हुई। उनके एक वकील थे जिनका नाम था हयात जनेजो, वो उस टाइम उनका केस लड़ रहे थे। वो आज के दौर के आप समझें ख्वाजा हारिस कि जो बिल्कुल कोई बयान वगैरह नहीं देंगे, बिल्कुल एक टू द पॉइंट या एक लीगली एक केस को वो कंटेस्ट करते हैं। और उस टाइम को जस्टिस समदानी साहब थे, उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो की इस केस में ज़मानत भी करा ली। एक और जो इसमें एक अहम पहलू है जो कि मैं शुरू में उसका एक ज़िक्र ना कर पाया, वो ये था कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि जो 1-2 आइनी तरमीम हैं वो भुट्टो साहब को किस तरह उन्होंने हांट किया कि जो उनके मुतासरीन हैं उन्होंने भी को अपना अपना गुस्सा निकाला, या इसको इत्तफाक समझ लीजिएगा कि वही लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ केस को प्रिजाइड कर रहे हों या उसमें उनकी बेंच का हिस्सा हों। एक और चीज़ थी और वो ये थी कि 1975 से पहले अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मर्डर का केस या ट्रायल होना होता था तो उसकी पहले एक जो सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट लेवल पे उसकी पूरी पहले इन्वेस्टिगेशन होती थी कि क्या ये ट्रायबल है केस, जो है ये इसमें इतनी जान है कि इसको ट्रायल में ले जाया जाए, क्योंकि काफ़ी केसेस जो हैं उधर फारग हो जाते थे। तो उधर जो है ना वो भी जो सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ने जो करना होता था वो भी एक ट्रायल ही तस्वर किया जाता था कि जितना वो उसमें एविडेंस कलेक्ट करते थे और जब वो उनके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री होता तो फिर आगे वो सेशन जज के पास जाता। अब 1975 में एक तरमीम आई जिसके तहत ये जो सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट है उसका राइट के पास इख्तियार जो है वो एक डाकिए वाला ही रह गया कि जनाब बेसिक जो कागज़ पत्तर है ना वो चेक करने और आगे केस जो है वो ट्रायल के लिए भेज देना। आप इमेजिन करें, बाज़ औक़ात हिस्ट्री एक बड़े उसके अजीब लेसन होते हैं कि अगर वो 1975 वाला लॉ ना बनता तो ये केस जो है वो इस्माइल कुरैशी साहब के पास ट्रायल में पड़ा होता कि क्या ये आगे उधर अदालत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस्माइल कुरैशी साहब कौन है? वो एज एक फेडरल सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर हुए हैं। आजकल वो सुई नादरन गैस पाइपलाइन के चेयरमैन हैं। तो वो उस टाइम उस इलाके के सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट थे। और दूसरी बात यह है कि मामला फिर जो है वो उधर तक तो फिर भी ना रहा, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में भी नहीं चला। वो मामला जो है वो आगे हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में वो कैसे मामला चला गया कि उधर जो उस टाइम सेशन जज थे जिनके पास केस चलना था उनका नाम था एजाज निसार। जो कसूरी फैमिली है, अहमद रज़ा कसूरी वगैरह, इन्होंने कहा कि उनके वालिद की उसमें मर्डर हुआ था, यही इन पे इल्ज़ाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो पे।
तो उन्होंने कहा कि ये जो सेशन जज है ना, इस लेवल पे इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं चल सकता, ये लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो लिहाजा मामला जो है वो आगे हाई कोर्ट में लाया जाए। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती हैं कि वो ट्रायल कोर्ट का रोल भी प्ले कर सकती है। तो उन्होंने वो केस जो है वो आगे हाई कोर्ट में ले आया, जिधर मैंने आपको बताया कि वो भी डायरेक्ट इस बेंच के पास नहीं आया। पहले जस्टिस समदानी जो हैं उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेल दिए रखी, और वो बाद में उनकी बेल कैंसिल हुई, और फिर बाद में इसने आगे जाके केस का आगे सुनना जो है, आगे ये 5 रुकनी बेंच जो है इन्होंने सुनना शुरू किया। तो खैर वो जो एजाज निसार थे जिनके पास ये केस चलना था लेकिन नहीं चल सका, वो भी बाद में हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और इत्तफाक ऐसा कि जिस टाइम बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था तो उस टाइम वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, कि वो जज कि जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुनना था लेकिन नहीं सुन सके, वो बाद में जब आगे उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी वो भी इस दुनिया से तो गई, तो वो किसी न किसी लिहाज से उसको एक सरकारी ओहदे पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये हैं तारीख़ की बातें। मैं कुछ सोच रहा हूँ आजकल, मेरा दिल करता है कि मैं कोई तारीख़ पे कुछ किया करूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं माजी की देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा कुछ नहीं बदला, वही बातें, वही नारे, वही बयानिए। एक दिन मैं 1977 के बारे में को पढ़ रहा था। हमारे कोई एक उस टाइम के कोई फाइनेंस सेक्रेटरी कोई न्यूयॉर्क में जाकर बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान के कर्ज़े रीशेड्यूल ना हुए तो हम मारे जाएंगे। हम आज भी उन्हीं हालात में चल रहे हैं। उस टाइम भी मैं को पुरानी अखबारें देख रहा होता हूँ, तो उस टाइम भी लिखा होता है कि नेशनल गवर्नमेंट वक्त का अहम तकादा। आज भी हम नेशनल गवर्नमेंट की ही बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उस टाइम भी कई पार्टियां जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रही होती थी। उस टाइम कई जो लीडर हैं वो जेल में थे, और उसमें फ़ौजी भी उनको भेजने वाले थे, और उस टाइम जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी कई इस तरह के काम किए थे। और आज भी हमारी वही चीज़ें चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली। कोई हमने सीखा नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, मेरा एक इसको ड्रीम समझे कि मैंने आपको खुद भी तारीफ़ पढ़नी है, आपको भी पढ़ानी है, इस अंदाज़ में कि जब आज भी कोई चीज़ हो रही हो तो आपको पता चले कि ये 1977 में हो रही थी, 1966 में भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ था, 1952 में भी हुआ था। कम से कम को हम कोई तरीक़ेकार या आगे कोई तरीका वारदात ही बदल लेंगे, वही बार बार उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।